में हाजिर हुआ हूँ। फैजपुर की ये तारीखी सरजमीन और मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद यहाँ के नौजवान साथी, बुजुर्ग, माएं बहनें और राजनीतिक पार्टियों के सभी पदाधिकारी जो साथी इधर उधर खड़े हैं, उनसे गुजारिश है कि कुर्सियों पे बैठ जाएं। आपके अपने उम्मीदवार धनंजय शिरीष चौधरी जी, आपके आमदार शिरीष दादा मधुकर राव चौधरी जी, माजी आमदार रमेश दादा चौधरी, आपके प्रभाकर अप्पा सोनवड़े जी जो चोपड़ा से आपके उम्मीदवार हैं, रोहिणी खड़से जी जो मुक्ताई नगर से आपकी उम्मीदवार हैं, यहाँ मौजूद इनायतुल्लाह खान साहब, साइमा जी, प्रभाकर अप्पा सोनवड़े जो चोपड़ा से उम्मीदवार हैं, उनका नाम तो मैंने ले ही लिया, प्रतिभाताई शिंदे, अब्दुल करीम सालार साहब, हारून नदवी साहब, गुलाम रजा साहब, मुकुंद सबकाले साहब, हाजी शब्बीर साहब, मुकेश एवले साहब, फरीद काजी बुरहानपुर से जो यहाँ एज ए प्रभारी काम कर रहे हैं, हमारे साथ आए हुए हैदराबाद से ख्वाजा बिलाल नासिर साहब, और इस तपती दोपहरी में भी, धूप में भी बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा हमारे साथी। माइक थोड़ा बेहतर हो सके तो कर दें, इसकी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब सी लग रही है। पहली बार आपके बीच में आया हूँ फैजपुर वालों, और आया भी तो ऐसे मौके पर आया कि जब महाराष्ट्र इलेक्शन के मुहाने पर खड़ा है और आने वाली 20 तारीख को आपको न सिर्फ रावेर के मुस्तकबिल का फैसला करना है, न सिर्फ चोपड़ा के मुस्तकबिल का फैसला करना है, न सिर्फ मुक्ताई नगर के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि महाराष्ट्र के मुस्तकबिल का फैसला करना है। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। फैजपुर वालों, मैंने कहा ना पहली बार आया हूं और आज आने का मकसद एक चुनावी जलसा है, लेकिन उससे पहले मैं यहां खड़ा होकर के आपके आमदार शिरीष दादा मधुकर राव चौधरी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, खुसूसी तौर पर ये एतराफ करते हुए कि मेरी खुशनसीबी है कि मैं महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करता हूं देश की पार्लियामेंट में, राज्यसभा में महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करता हूं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जब मुझे देश की पार्लियामेंट में भेजने का फैसला किया तो शायद उन्हें यह इल्म था कि महाराष्ट्र से मेरा एक रूह का रिश्ता है, इसलिए उन्होंने मुझे महाराष्ट्र से राज्यसभा में भेजने का फैसला किया। और जब मेरी पार्टी ने यह फैसला किया और मुझे चुनाव लड़ने के लिए राज्यसभा का महाराष्ट्र भेजा, तो वहां अपनी स्टाइल में, अपने अंदाज में टोपी लगा करके एक आमदार मुझे मिले जो आपके अपने आमदार हैं। आने वाली 23 तारीख तक, उसके बाद उनका बेटा आपका आमदार हो जाएगा। और जब वो मुझे मिले तो उनका एक एहसान है मेरे ऊपर जिसका मैं एतराफ करना चाहता हूं कि राज्यसभा के चुनाव में जब एक एक वोट की मारामारी होती है, खरीदने के लिए, बांटने के लिए, रिजेक्ट करवाने के लिए तरह तरह की साजिशें होती हैं, ऐसे में भी शिरीष दादा मधुकर राव चौधरी साहब आगे आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा कि आप मेरे भाई की तरह हैं, आप देश की राज्यसभा में जाएंगे, मेरा एक वोट आपके लिए हमेशा मौजूद है। और आज अगर मैं देश की पार्लियामेंट में हूं, आपके मुद्दों पर वहां बोल रहा हूं, लड़ रहा हूं, आवाज उठा रहा हूं, तो उसकी बुनियाद में शिरीष दादा का बहुत बड़ा हाथ है। मैं चाहता हूं कि शुक्रिया की एक जोरदार ताली आप उनके लिए बजाएं। यहाँ हमारे पत्रकार साथी बैठे हुए हैं, अलग अलग चैनलों के, लोकल मीडिया के जो साथी हैं, उन सबका भी मैं खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। फैजपुर वालों, अगर आपको यह लगता है कि यह इलेक्शन सिर्फ
आमदार चुनने का इलेक्शन है तो फिर आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। ये इलेक्शन, इस इलेक्शन का परिणाम और इस इलेक्शन का मकसद कहीं बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र का चुनाव यह तय करेगा कि महाराष्ट्र को कोई दिल्ली में बैठ करके रिमोट से चलाएगा या महाराष्ट्र की आवाम महाराष्ट्र को चलाएगी। यह इलेक्शन तय करेगा कि अभी लोकसभा चुनाव में भाजपा के जो नेता संविधान बदलने के नारे लगा रहे थे, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे दिया मिर्धा हो, चाहे उनके तमाम बड़े बड़े नेता हो जिन्होंने नारे लगाए थे कि हमें बहुमत दो क्योंकि हमें संविधान बदलना है, वो तो भला हो भारत की जनता का। मैं शुक्रिया अदा करता हूं देश की आवाम का। आजकल तो मैं जहां भी जाता हूं ना, बस देश के प्रधानमंत्री को उनके नारे याद दिलाता हूं, उनके भाषण पुराने याद दिलाता हूं। एक दिन तो पार्लियामेंट में मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा आपको याद है आप 2014 में कहते थे कि भाइयों बहनों देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं चौकीदारी करूंगा, देश नहीं लुटने दूंगा। हमने कहा भूल गए आप। मैंने वहां खड़े होकर पूछा, अब यहां आपको सुनाता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मुनव्वर खान साहब हमारे अल्पसंख्यक विभाग के जो जिला चेयरमैन है, बाकी जो साथी हैं, सबका स्वागत करता हूं। आप बहुत समझदार लोग हैं शिरीष दादा, इनको ज्यादा समझाने की जरूरत है ही नहीं है। ये तो ऐसे लोग हैं कि अमित शाह जी इनसे मिल जाए तो ये उन्हीं को उल्टा समझाते हैं कि कांग्रेस को वोट दीजिए। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। थक तो नहीं गए आप? लगना चाहिए कि मैं फैजपुर में खड़ा हूं, रावेर में खड़ा हूं, थके नहीं है आप लोग। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बड़े समझदार लोग हैं भाई, मतलब सैल्यूट आपको। चाय नाम ले लो, आपको बिना पिए ही स्वाद आ जा रहा है। ये है रावेर कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? तो फिर आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए। ये चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली जो लाइन है ना उसमें एक नाम आएगा और फिर आपको स्वाद असली वाला आए तो फिर आपकी तालियों का शोर पूरे महाराष्ट्र में जाए, दिल्ली तक जाए। मैं पढ़ता हूं ये पंक्तियां कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। किसी झांसे में नहीं आना, किसी धोखे में नहीं आना, बस एक लक्ष्य होना चाहिए। जैसे अर्जुन की आंख, जो अर्जुन का तीर है, उनकी आंख जो है ना वो बस मछली की तरफ देखती थी। बिल्कुल उसी तरह एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये इलेक्शन महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने का इलेक्शन है। महायुति की महाभ्रष्ट सरकार से महाराष्ट्र को मुक्ति देने का समय है ये चुनाव। इसलिए अपने घरों से बाहर निकलिए। मैं पहली बार आया हूं,
लेकिन आखिरी बार नहीं आया, फिर आऊंगा आपके बीच में। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हाँ, मगर मुस्कुरा के निकले हैं। मैं सियासत की दुनिया का आदमी नहीं था, राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैं तो अपने शब्दों से, अपनी कविताओं से, अपनी शायरी से पूरी दुनिया में अलग जगाने की कोशिश करता था। फिर मुझे लगा कि एक ऐसा समय है कि अगर आपके कलम ने इंकलाब नहीं लिखा तो फिर आप कलम के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। मुझे लगा कि जब कलम को नियंत्रित करने की कोशिश सियासत के गलियारों से की जा रही है तो चलते हैं उसी सियासी गलियारों में और सियासत को बर्बाद और बदनाम करने वालों की नाक में दम करते हैं। मैं देश की पार्लियामेंट में हूं आपकी दुआओं से, आपकी वजह से, महाराष्ट्र की वजह से देश की पार्लियामेंट में हूं। आपने चुन के शिरीष दादा को असेंबली में भेजा, फिर इन्होंने चुन के मुझे देश की पार्लियामेंट में भेजा। तो बुनियाद में तो आप ही हैं, नींव में तो आप ही हैं। वो अलग बात है कि हम नींव के पत्थर हैं, दिखाई नहीं देते। आप भले डायरेक्ट ये ना माने कि आपकी वजह से हूं, लेकिन सच में हूं मैं आपकी वजह से। और अब जब शिरीष दादा ने मेरे ऊपर एहसान किया है तो मेरा भी फर्ज है कि मैं इनके एहसान का कर्ज उतारूं। मैं इनके एहसान का कर्ज उतारने के लिए आज यहां आया हुआ हूं। और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पिता जिनके सपने देखता है। मेरे पिता ने भी, मेरे वालिद ने कुछ ऐसे सपने देखे रहे होंगे जो वो पूरे नहीं कर पाए, तो वो मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं उसे पूरा करूं। मुझे ठीक मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा यकीन है कि जो सपने शिरीष दादा ने देखे हैं उसको आगे चल करके अपने नए कंधे पर, अपने नौजवान कंधे पर उस जिम्मेदारी का बोझ लेकर के इनका बेटा आगे चलेगा। मुझे पूरा यकीन है। इसी गली में वो भूखा किसान रहता है, ये वो जमीन है जहां आसमान रहता है। शहर के सारे दुश्मनों को ये खबर कर दो कि बाप के साथ एक बेटा जवान रहता है। और मुझे पूरा यकीन है ये जब आमदार बन के पहुंचेंगे तो असेंबली में खड़े होकर के आपके मुद्दों पर अगर अपनी सरकार से भी लड़ने की जरूरत पड़ेगी तो ये लड़ेंगे, और मैं देश की पार्लियामेंट में आपके मुद्दों पर खड़ा होकर लड़ूंगा। बिठा लीजिए, बिठा लीजिए। वो बहुत अच्छी बात कहने आए थे कि आदिवासी समाज के साथ भी भाजपा जो कर रही है उसके बारे में भी बोलिए। सच्चाई ये है कि आदिवासियों को तो आदिवासी मानती ही नहीं भाजपा। क्या कहती है? बनवासी। आप भाजपा के नेताओं के भाषण सुन लीजिएगा, वो आदिवासियों को आदिवासी नहीं मानते, क्योंकि आदि का मतलब है बहुत पुरातन से, यानी कि जमीन का असली मालिक, इस जमीन पे सबसे पुराने समय से रहने वाला आदिवासी है। लेकिन भाजपा क्या कहती है? बनवासी, मतलब जंगल में रहने वाला। सीधे सीधे अपमानित करने का प्रयास करती है। ऐसे में इस इलाके के और पूरे महाराष्ट्र के आदिवासी समाज से, दलित समाज से, पिछड़े समाज से, अल्पसंख्यक समाज से, अगड़े समाज से, नौजवानों से, महिलाओं से, हम सबसे अपील करते हैं कि इस महाभ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकिए जो दिल्ली के इशारे पे उठती है, दिल्ली के इशारे पे बैठती है। यहाँ वो सरकार चलेगी जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के इशारे पर, उनके संविधान के हिसाब से चलेगी। मैं अंत में आपको एक कविता सुना के जाता हूं, क्योंकि इसके बाद अभी 3 सभाओं में और पहुंचना है। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। मैं पार्लियामेंट में जब नया नया पहुंचा 2 साल पहले, तो थोड़ा नौजवान व्यक्ति में ज्यादा जोश होता है ना, तो पार्लियामेंट में ज्यादा चीख चिल्ला रहा था। सस्पेंड कर दिया एक दिन। वो भी धनंजय भी होंगे, आप देखते रहिएगा भविष्य में। नौजवानों का मामला ही ऐसा होता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हम नौजवान लोग हैं, हम ज्यादा तेजी के साथ लड़ते हैं। और सिर्फ हम ही नहीं सस्पेंड किए गए, 146 सांसद एक दिन में सस्पेंड किए गए। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि जब देश के प्रधानमंत्री को विपक्ष की आवाज सुनना पसंद नहीं था, इसलिए 146 सांसद एक झटके में लोकसभा और राज्यसभा में सस्पेंड हुए। हम बाहर निकले तो मीडिया के बंधु बाहर परिसर में खड़े थे पार्लियामेंट के। उन्होंने कहा सस्पेंड हो गए, बड़ा व्यंग किया, तंज किया। तो मैंने उनकी तरफ देखा और उनसे कहा कि अगर आज सस्पेंड ना हुए होते तो खुद की नजरों में गिर जाते। मुझे खुशी है कि हम सस्पेंड हुए हैं, हमारा नाम बुज़दिलों में नहीं बल्कि बहादुरों में लिखा जाएगा।
तो बोले आप तो साहित्यकार हैं, आप तो शायर हैं, आप अपनी भाषा में बताइए। मैंने वही एक नज्म कही हुआ आपको सुनाता हूँ कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। तैयार है ना अगली दो लाइन पे कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। और मैंने कहा ना, मैं सांसद बाद में हूं, साहित्यकार पहले हूं, शायर पहले हूं। जो कह के जा रहा हूं ये आने वाले दिनों में सच साबित होगा कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। तैयार रहना चौथी लाइन पे, फैजपुर वालों, रावेर वालों, कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। आप यहाँ निष्पक्षता से एक बात सोचिए, भाजपा के नेताओं के भाषण सुनिए और महाविकास अघाड़ी के नेताओं के भाषण सुनिए। हम मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं। उनके यहाँ जाओ, कटोगे बटोगे, मार देंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, अजीब अजीब बातें कर। कितना तनाव है उनके यहाँ। हम कितनी मोहब्बत के साथ बात कर रहे हैं, प्रेम के साथ बात कर रहे हैं। इसलिए ये पंक्तियां पढ़ता हूं कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। धनंजय आप इधर आओ। हमारे चोपड़ा के जो प्रत्याशी हैं प्रभाकर जी, उनसे भी मैं अपील कर रहा हूं। और मैं आप भी मैं चाहता हूं कि हम मौजूद एक एक आदमी अपना हाथ उठाकर मुझे भरोसा दिलाइए, आने वाली 20 तारीख को जब आप घरों से बाहर निकलिएगा ना, हाथ अभी नीचे मत ले जाइए, थक गए क्या इतनी जल्दी, मैं उठा के खड़ा हूं ना। जब बाहर निकलिएगा ना तो ये सोच के जाइएगा कि महाविकास अघाड़ी को दिया गया एक एक वोट मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका